सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं नगर की खास खबरों पर। बीएचयू में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की मनाई गई जयंती। आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने बताया पिछड़ों का मसीहा। 14 दिन की बीमारी के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ हुए स्वस्थ। परवल के जूस का लगा भोग। मुहर्रम को देखते हुए लहुराबेरी स्थित आईएमए भवन के सभागार में शांति कमेटी की आहूत की गई बैठक। ताजिया जुलूस को लेकर निर्धारित किए गए गाइडलाइन। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु स्मार्टफोन का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता केंद्र में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की जयंती मनाई गई। इस जयंती कार्यक्रम में तमाम वक्तागण मौजूद रहे, जिसमें से प्रोफेसर MP अहिरवार, भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातन काशी हिंदू विश्वविद्यालय डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह, सहायक आचार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम सभी ने मालवीय जी को माल्यार्पण कर उसके बाद स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सामी कुमार ने किया एवं संयोजक शिवान सिंह रहे एवं निदेशक दोस्त सूबेदार सिंह रहे। आयोजक सूबेदार सिंह ने बताया कि स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर उनके जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के साथ साथ संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की फोटो लगवाने वाले दलितों और पिछड़ों के सच्चे मसीहा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय BP सिंह थे। 13 अगस्त 1990 को BP सिंह ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके इसे देश के दबे पिछड़ों विचारों को उनका 27% भाग देने का काम किया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अंत में 1992 में फैसला आ गया कि देश के पिछड़ों को उनका 27% हक मिलेगा। BP सिंह न होते तो आज देश की जो राजनीति का स्वरूप है वह स्वरूप हमारे सामने नहीं होता। नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लगाकर राजीव गांधी से लगाकर जितने देश के प्रधानमंत्री बने, देश आज़ाद हुआ 1947 में और 1990 में 13 अगस्त 1990 को BP सिंह ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके इस देश के दबे पिछड़े पिछड़ों को उनका 27% हक देने का काम किया, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अंत में 1992 में इस पे फैसला आ गया कि यह देश के पिछड़ों को उनका हक 27% मिलेगा। BP सिंह न होते तो आज देश के जो राजनीति का स्वरूप है वह स्वरूप आज हमारे सामने नहीं होता। मुहर्रम को देखते हुए लहुराबेरी स्थित आईएमए भवन के सभागार में शांति कमेटी की बैठक की गई। मुहर्रम को देखते हुए बुधवार को वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने लहुराबेरी स्थित आईएमए भवन के सभागार में शांति कमेटी की बैठक आहूत की। इस बैठक की अध्यक्षता अपर पुलिस उपायुक्त सरवण T ने किया। इस अवसर पर जनपद के सभी ACP व थाना प्रभारी उपस्थित थे। बैठक में जनपद के सभी थाना क्षेत्र से मौजूद मुस्लिम समुदाय के विशिष्ट लोग शामिल हुए, जिन्होंने मुहर्रम के दौरान निकलने वाली ताजिया को लेकर आने वाली समस्याओं के बारे में अपनी बातें रखी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अपर उपायुक्त ने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वे मौके पर जाकर समस्याओं को देखें और संबंधित विभाग के लोगों से संपर्क कर इसका त्वरित निदान करवाएं। इस अवसर पर पुलिस अपर उपायुक्त ने प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए गाइडलाइन से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। उनका कहना था कि कोई भी ताजिया 11 फीट से ऊपर की ना हो और ताजिया जुलूस में शामिल लोगों में कोई अवांछनीय व्यक्ति न शामिल हो तथा ताजिया जुलूस अपने निर्धारित मार्ग से ही निकले। उन्होंने ताजिया कमेटी के लोगों से आग्रह किया कि वह कमेटी के 4-5 वरिष्ठ जनों का फोन नंबर संबंधित थाना प्रभारी को अवगत करा दें, ताकि जुलूस निकालने के दौरान कोई भी गड़बड़ी वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो इन लोगों की मदद से उसे नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि वह अपने क्षेत्र की जुलूस निकलने वाले स्थान से लेकर ताजिया दफन करने वाले स्थान तक साथ साथ जाएं। सब अवगत है कि 27 जून से मुहर्रम का महीना शुरू हो रहे हैं और ये मुहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत रखते हुए काशी जोन की समस्त थाना क्षेत्र से संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया। ये मुहर्रम जुलूस को लेकर कहाँ कहाँ क्या क्या तैयारियाँ होनी चाहिए, कहीं कोई समस्या है तो ये सभी से बात करके अवगत भी कराया गया। और साथ ही साथ ये जो पुलिस रिलेटेड और प्रशासन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है, वो परंपरागत रूप से जो भी जुलूसें या जो भी रूट है ले रहे थे, उसी को इंश्योर करने के लिए भी सबको डायरेक्शन दिया गया। और इसमें ये भी बताया गया है सभी आयोजकों को कि उनकी तरफ से भी कुछ वॉलंटियर्स पुलिस को उपलब्ध कराएँ, ताकि ये पुलिस और पब्लिक दोनों मिलकर इसको पूरा जुलूस होता है मुहर्रम त्यौहार को सकुशल संपन्न करा सकें।
कुछ गाइडलाइन भी तय की गई है ये ताजिया को सबको ये बताया कि जो पूर्व से भी निर्धारित जो रूट है जो परंपरागत रूप से चलते हैं उसी रूट को फॉलो करेंगे और ये जो ताजिया है ताजिया का रूट हाइट को भी सीमित रखने के लिए बताया गया ताकि ये रूट ये जुलूस लेके जाते समय कहीं कोई ताजिया कहीं कोई पेड़ में टच ना हो या कोई तार में टच ना हो इसको इंश्योर करने के लिए सबको बताया और साथ ही साथ ये भी सबको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया गया है कि ये जुलूस के दौरान कहीं कोई वेपन्स का कोई प्रदर्शन नहीं होगा। 14 दिन की बीमारी के बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ स्वस्थ हुए और उन्हें परवल के जूस का भोग लगाया गया। भगवान जगन्नाथ ने आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि बुधवार को 15 दिनों के एकांतवास के बाद पुनः भक्तों को दर्शन दिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन विशेष स्नान के उत्सव के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए थे। मंदिर परंपरा के अनुसार इस दौरान भगवान जगन्नाथ अनासर काल में रहते हैं और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि में भगवान की सेवा गुप्त रूप से की जाती है। किसी भी भक्त को उनके दर्शन नहीं होते। स्वस्थ होने पर 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ मंदिर के कपाट खुल गए। इस दौरान दर्शनों को भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के प्रधान पुजारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि बुधवार तड़के 5 बजे भगवान को श्वेत वस्त्र पहनाकर सफेद फूलों से श्रृंगारित किया गया और पंचामृत से भोग लगाया गया। इसके बाद भव्य आरती की गई और पंचामृत प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। भगवान को विशेष रूप से परवल के जूस का भोग लगाया गया जो आयुर्वेदिक दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भगवान के स्वास्थ्य लाभ के साथ ही मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। गुरुवार को भगवान की डोली यात्रा निकलेगी जो पूरे नगर में भ्रमण करेगी। इसके बाद 27 जून से 29 जून तक रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की परंपरा के पीछे एक गहन और भावुक कथा जुड़ी है। जनश्रुति के अनुसार माधव दास नामक एक महान भक्त भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे। एक बार वे गंभीर रूप से बीमार हो गए, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का उपचार कराने से इनकार कर दिया। उनका अटूट विश्वास था कि स्वयं भगवान उनकी देखभाल करेंगे। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तब भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी सेवा के लिए पहुंचे। माधव दास के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे थे? इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारी बीमारी के जो 15 दिन बचे हैं उन्हें मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इस दिव्य कथा के स्मरण में ही हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं। इस काल को अनासर कहा जाता है। इसके बाद भगवान के स्वस्थ होने का उत्सव नेत्रोत्सव और रथ यात्रा के रूप में मनाया जाता है, जो भक्तों के लिए आस्था और उल्लास का पर्व होता है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50वीं बरसी पर भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन नगर निगम से शहीद पार्क में किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य एवं महापौर अशोक तिवारी ने फीता काटकर किया। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय की 50वीं बरसी पर भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय तथा अनैतिक संशोधन से संविधान पर हमला पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग द्वारा नगर निगम के सामने स्थित शहीद पार्क में किया गया है, जिसका बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य एवं महापौर अशोक तिवारी ने फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में कुल 50 चित्र किट्स का प्रदर्शन किया गया है। आपातकाल को देश के इतिहास के लिए एक काला अध्याय बताया गया है। महापौर अशोक तिवारी ने पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपातकाल में संविधान की आत्मा को कुचला गया, संसद की आवाज को दबाया गया और न्यायपालिका पर नियंत्रण की कोशिश की गई। इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोग पिछली सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अनैतिक कार्यवाही से रूबरू होंगे। आपातकाल में संविधान की आत्मा को कुचला गया, गरीबों, वंचितों और दलितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिज्ञा लोकतंत्र को मजबूत करने का संकल्प है। सरकार संविधान के मूल्यों को और मजबूत करने और विकसित करने का सपना साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देशवासी आपातकाल की विभीषिका को कभी नहीं भूल सकते और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहेंगे। बता दें कि आज ही के दिन 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तद विषयक प्रदर्शनी में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मई 1976 में करीब 7000 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस द्वारा लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, सत्ता पर संकट, आपातकाल की आहट, 1971 इंदिरा गांधी पर अदालत में चला चुनावी धांधली का मुकदमा, देश में आर्थिक संकट, महंगाई और असंतोष का माहौल,
एबीवीपी के नेतृत्व में देशव्यापी छात्र आंदोलन 12 जून 1975 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया। 6 साल के लिए चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहराया गया। शिक्षा नियंत्रण और चाटुकारिता का दौर, मीडिया पर सत्ता का शिकंजा, सच लिखने को जुर्म और सवाल पूछने को बगावत माना गया। प्रेस ऑफिसों की बिजली काटी गई, आपातकाल की खबरें छापने से रोका गया, कठोर प्री सेंसरशिप लागू, हर प्रकाशन पर सरकारी निगरानी और आपत्तिजनक बताकर प्रतिबंध का असीमित अधिकार, संसदीय कार्यवाही, निर्वाचन अधिनियम से पत्रकारों से छीना, संसद की बहसों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने का अधिकार, साहसिक विरोध, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने खाली संपादकीय छापे, 38वां संशोधन, सत्ता को जवाबदेही से मुक्त करने की चाल, आपातकाल और राष्ट्रपति के फैसलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया, घोषित आपातकाल को अंतिम रूप देने का प्रयास, कार्यपालिका को अदालती निगरानी से पूरी तरह मुक्त किया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की न्यायिक रक्षा की संभावना भी खत्म कर दी गई। 39वां संशोधन, पद बचाने के लिए संविधान से खिलवाड़। इस संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर इंदिरा गांधी का चुनाव बचाने के लिए रातों रात पारित किया गया संशोधन। 40वां संशोधन, संशोधनों पर सत्ता का नियंत्रण, सरकार को भूमि अधिग्रहण और प्राकृतिक संशोधनों पर पूर्ण अधिकार दे दिए गए। भूमि संबंधित मामलों में अदालतों की भूमिका सीमित कर दी गई। नागरिकों की संपत्ति के अधिकार पर आघात। 41वां संशोधन, प्रशासनिक ढांचे में चाटुकारों की सेंध, सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सदस्यों की उम्र 60 वर्ष से बढ़कर 62 की गई। सरकार को वफादार अधिकारियों को 2 साल और पद पर बनाए रखने का अधिकार मिला। यह संशोधन निष्पक्ष प्रशासन के सिद्धांतों के विरुद्ध था। यह भी आपातकाल के दौर में तानाशाही को संस्थागत रूप देने का प्रयास था। 42वां संविधान की आत्मा की हत्या, कार्यपालिका को असीमित अधिकार दिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया, सांसद और विधानसभाओं की कोरम को समाप्त कर एक व्यक्ति को अधिनियम पारित करने का अधिकार दे दिया। बाबा साहब की इच्छा के विरुद्ध समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। राज्यों की ताकत घटाकर सत्ता का केंद्रीकरण किया गया, जिससे संघीय ढांचा कमजोर हुआ। कैद में कक्षा, जब शिक्षा बनी विचारबंदी का औजार। कांग्रेस विरोधी संवेदनशील विषयों पर चर्चा, लेखन पर रोक, शिक्षकों को चेतावनी। कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। स्कूली छात्रों पर भी कार्यवाही। उड़ीसा में 9वीं 10वीं के बच्चे 5 महीने जेल में रहे। पाठ्यक्रम बना कांग्रेस का प्रचार माध्यम। प्रख्यात कलाकार किशोर कुमार ने कांग्रेस सरकार के प्रचार में गाने से मना किया तो उनके गानों पर बैन लगा दिया गया। आदि विषयक चित्र किट्स प्रदर्शित किया गया है। उद्घाटन अवसर पर सभासदगण के अलावा अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, सहायक निदेशक सूचना सुरेंद्र पाल सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज 50 साल पूरे हो रहे हैं कांग्रेस ने जो लोकतंत्र की हत्या किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में 50 साल के जो लोकतंत्र में जातियां सरकार द्वारा की गई थी, उसी का एक प्रदर्शनी है। आम जनता समझे, युवा पीढ़ी जो नहीं जानती आपातकाल क्या था, उसके बारे में समझे। प्रदर्शनी के द्वारा माध्यम से किया जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकतंत्र का कितना हत्या किया था। जो लोकतंत्र राहुल गांधी करते हैं, उनके दादी ने लोकतंत्र को क्या किया था 50 साल पहले, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाया गया है। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी की स्वर्ण रजत पंचवदन प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा 27 जून 2025 को स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के तत्वावधान में निकाली जाएगी। काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरव जी की वर्ष 1954 में निर्मित स्वर्ण रजत पंचवदन प्रतिमा की भव्य 71वीं शोभा यात्रा 27 जून 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः 7 बजे चौखंबा स्थित काट की हवेली से स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी वाराणसी के तत्वावधान में निकाली जाएगी। इस संदर्भ में आयोजित स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने बताया कि 71वीं शोभा यात्रा में सबसे आगे पुलिस घुड़सवार, उनके साथ ताशा बाजा एवं भक्तगण ध्वजा पताका संग चलेंगे। स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के संस्थापक द्वय स्वर्गीय किशुन दास जी और स्वर्गीय भीखू सिंह जी की तस्वीर सुसज्जित रथ पर विराजमान रहेगा। बैंड पार्टी संगमाता स्वरूप प्रतिमाएं अपने कर्तव्य दिखाते हुए शोभा यात्रा में शामिल रहेंगे। 11 सुसज्जित और छतरी युक्त घोड़ों पर देव स्वरूप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी के साथ ध्वजा पताका लिए ध्वजवाहक पाइप बैंड शोभा बढ़ाएंगे। कमेटी के अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, दुर्गा जी, काली जी, हनुमान जी की भी आकर्षक झांकी रहेगी। इवेंट प्लानर की टीम नीरज सेठ के नेतृत्व में रास्ते भर भजन प्रस्तुत करती रहेगी। अध्यक्ष ने बताया कि गोविंदेश्वर महादेव जी की आकर्षक झांकी तथा डमरू दल भी शोभा यात्रा के केंद्र बिंदु होंगे। शोभा यात्रा के अंत में सहनाई के साथ फूलों से सुसज्जित बाबा का स्वर्णिम रथ होगा। साथ ही भैरव भक्तजन जयकारा करते शामिल रहेंगे। अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा के स्वागत हेतु विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा बाबा के भक्तों द्वारा लगभग 50 स्थानों पर पूजा अर्चना भी होगी। उन्होंने बताया कि भव्य शोभा यात्रा के कुशल संचालन हेतु शोभा यात्रा मंदिर जनार्दन प्रसाद
वर्मा के सहयोगी के रूप में कमेटी के पदाधिकारियों की टीम बनाई गई है। कमेटी के महामंत्री सतीश कुमार सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा काट की हवेली चौखंबा से प्रारंभ होकर बीबी हटिया, जतनवर, विश्वेश्वरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, बुलानाला चौक, नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठठेरी बाजार, सोरा कुआं, गोलघर, भुतही, इमली होते हुए शोभा यात्रा काल भैरव मंदिर चौराहे पर जाकर संपन्न होगी। इस वर्ष शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण बाबा काल भैरव जी के श्रृंगार व पूजन समय बटकों द्वारा मंत्रोच्चार तथा अनवर शंखनाद होगा। साथ ही विश्व कल्याण व शांति हेतु बाबा से शामिल प्रार्थना एवं विनती सभी शामिल भक्तगण करेंगे। स्वर्णकाठ सती कमेटी द्वारा बाबा काल भैरव जी के स्वर्ण प्रतिमा की 71वीं शोभा यात्रा इस वर्ष 27 जून 2025 शुक्रवार को काट की हवेली चौखंबा से निकाली जानी है। शोभा यात्रा काट की हवेली चौखंबा से प्रारंभ होकर बिवेटिया, जतनबर, विशेषरगंज, महामृत्युंजय, दारानगर, मैदागिन, बुलानाला चौक, नारियल बाजार, गोविंदपुरा, ठठेरी बाजार, सोरा कुआं, गोलघर होते हुए काल भैरव मंदिर के पास आकर विश्राम लेती है। अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी आधार शिविर में काशी का 25वां विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। श्री बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति वाराणसी द्वारा अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर के चंदनबाड़ी आधार शिविर में 3 जुलाई से रक्षाबंधन तक काशी का 25वां विशाल भंडारा आयोजित किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस सेवा शिविर में लगभग 300 यात्रियों के ठहरने, भोजन, स्वास्थ्य व पूजन की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यात्रियों को बनारसी कचौड़ी, जलेबी, ठंडाई, पान सहित दक्षिण भारतीय व गुजराती व्यंजन भी परोसे जाएंगे। पहला जत्था 20 जून को रवाना होकर टेंट लगाने में जुटा है, जबकि दूसरा जत्था 28 जून को विवेक श्रीवास्तव के साथ 70 सेवादारों सहित रवाना होगा, जो बेगमपुरा एक्सप्रेस से चंदनबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। रवाना होने से पूर्व सुबह 7:30 बजे लक्सा से 300-400 बाइकों की भव्य रैली निकाली जाएगी, जिसमें बाबा बर्फानी का शिवलिंग और डमरू दल विशेष आकर्षण होंगे। यह रैली गदौलिया मैदागिन चौक होते हुए वाराणसी कैंट पहुंचेगी। इस विशाल सेवा में भोजन सामग्री, ठहराव, गर्म कपड़े, मास्क, स्वेटर, साल, जूते, मोजे आदि का प्रबंध किया गया है। संस्था अब तक 25 से 30 ग्रुपों का श्राइन बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने में सहयोग कर चुकी है। संस्था के सेवा आयोजन में मेयर अशोक तिवारी, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु, श्री शांतिलाल जैन और अन्य जनप्रतिनिधि व व्यापार मंडल विशेष सहयोग कर रहे हैं। पान और मिठाई की व्यवस्था क्रमशः छक्कन दादा, राजेश चौरसिया व नंदिनी परिवार द्वारा की जाएगी। संस्था ने शिव भक्तों से अपील की है कि 28 जून को सुबह 7:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होकर सेवादारों का उत्साहवर्धन करें। 22 तारीख को यहाँ से बेगमपुरा एक्सप्रेस से निकलेंगे और दूसरे दिन सुबह 2 बजे दोपहर को हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ हमारे बसेस लगे रहेंगे और बसेस हम अपने ट्रकों के साथ, फिर वो ट्रक हमारे वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हम ट्रक और बस लेके फिर हम यहाँ से वहाँ से रवाना हो जाएंगे और करीब दूसरे दिन रात को भोर में या तो सुबह 10-11 बजे के आसपास हम 30 तारीख के आसपास हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। इस बार विशेष क्या रहेगा? विशेष तौर पे जैसे हमारे इस बार 25वां वर्षगांठ ये कह लीजिए और 25 साल पूरे करना एक किसी संस्था के लिए और भी नेशनल लेवल पे ये आप समझ सकते हैं कि कैसे संभव है ये। लेकिन फिर भी महादेव का इतना आशीर्वाद हम लोगों के साथ है कि सारा 25 साल हो गया और इस बार 25वें साल में हम लोग जो है विशेष रूप से जैसे कि डमरू दल एक रख रहे हैं जो हमारी बाइक रैली में हमारे साथ साथ चलेगा और बर्फ स्वरूप शिवलिंग 6 फीट का हम अपने 460 टाटा गाड़ी में सजा के उसको अपने साथ स्टेशन कैंट स्टेशन तक गदौलिया चौक मैदागिन होते हुए जो है स्टेशन तक पहुँचेंगे। और अब समय है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निष्क्रिय हुए श्री काशी सराफा मंडल को लीगली सक्रिय किया गया। काशी सराफा मंडल के नए अध्यक्ष रवि सराफ ने अपने प्रतिष्ठान पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि काशी के सराफा व्यापारियों के हितों के उद्देश्य को लेकर 1963 में स्थापित श्री काशी सराफा मंडल विगत कई वर्षों से मृत प्राय पड़ा है। इस मंडल की छाया में काशी के सराफा व्यापारी अपने आप को संरक्षित व सुरक्षित रखे हुए थे, मगर विगत कुछ वर्षों से श्री मंडल के पदाधिकारी निष्क्रिय हो गए। साथ ही विगत कई वर्षों से संस्था का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया था। सराफा मार्केट के वरिष्ठ साथियों ने कहा कि श्री मंडल काशी की प्रतिष्ठित पुरानी संस्था है। इसका नवीनीकरण कराने के पश्चात लीगल तौर से चलाना चाहिए। लीगल एडवाइजर से विचार विमर्श करने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि इसका नवीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि लगभग 25 वर्षों से संस्था का न तो और रिन्यूअल हो पाया था और न ही ऑडिट हो पाई थी। अतः उसी नाम से ही वरिष्ठ साथियों के साथ विचार विमर्श कर नया रजिस्ट्रेशन कराया गया। उन्होंने बताया कि श्री मंडल का बृहद सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है। जिसे भी सदस्य बनना हो वह श्री मंडल के पदाधिकारी से संपर्क कर सकता है। बहुत जल्द आम सभा की बड़ी बैठक बुलाकर संस्था के पदाधिकारियों व टीम का गठन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान पवन मिश्रा, श्री कुमार दवे, राघव, प्रद्युम्न अग्रवाल, शैलेंद्र वर्मा, दयाशंकर सेठ, ईश्वर चंद्र वर्मा, हरविंदर सिंह राजपूत, मायाशंकर सेठ, टनमन जी, पीयूष गुप्ता, अरुण सोनी, पंकज सर्राफ, राजेश सेठ किराकत, कमलेश चंद्र वर्मा, संजय अग्रवाल बाबू, सोनू सेठ, अनिल, चंचल, महेश सेठ, उमेश उपाध्याय, किशोर सेठ, कमल कुमार सिंह, राजू वर्मा, जनार्दन वर्मा आदि मौजूद रहे। हम लोगों ने इस संगठन का नया रजिस्ट्रेशन कराया और नया रजिस्ट्रेशन पर इस संगठन का कार्य प्रारंभ किया है। अभी हमारे करीब सदस्यों की संख्या 50-60 के करीब है, लेकिन अब सदस्यता तेज़ी से हम लोग चलाएंगे और व्यापारियों के हित में जो भी कार्य होंगे उस सारे कार्यों को हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आशा ही नहीं, आपको संपूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि संगठन जैसे पुराने में था उसी तरह से संगठन फिर से उसी रफ्तार के साथ आगे कार्य करेगा। ऐसा मैं अपने सराफा व्यवसायियों को विश्वास दिलाता हूँ। एक बात और कह देना चाहता हूँ कि कुछ व्यवसायी या कुछ लोग हमसे असंतुष्ट हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो हमारे साथ बैठें। हम लोग बैठ के आपस में चर्चा पर चर्चा करेंगे और एक सुंदर, जैसा कि बाजार का माहौल होना चाहिए, उस माहौल को पूरी तरीके से कायम करने का प्रयास करेंगे। काशी के लखा मेले में शुमार भगवान जगन्नाथ की 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत 27 जून से शुरू हो रही है, जिसमें 26 जून को अस्सी घाट से भगवान जगन्नाथ की डोली यात्रा निकलेगी। काशी के लखा मेला में स्थान रखने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष 27 जून से 29 जून तक चलने वाली है। यह महान रथ यात्रा की परंपरा काशी में लगभग 225 वर्षों से निर्बाध रूप से चली आ रही है। इस संदर्भ में बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के न्यासी अध्यक्ष पूर्व MLC ब्रिजेश सिंह व सचिव श्री शैलेश त्रिपाठी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा दिन गुरुवार को 26 जून को भगवान जगन्नाथ की भव्य एवं गरिमामयी डोली यात्रा अस्सी नदी के किनारे स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से सायंकाल 4:40 पर निकलेगी, जिसमें ताशा, 50 डमरू वादक, भगवान जगन्नाथ या 200 ध्वज लिए सजे धजे ध्वजवाहक भगवान की डोली लेकर चलने वाले भक्त परंपरा के अनुसार वस्त्र, साफा, गमछा बांधे चलेंगे। यह डोली यात्रा अस्सी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से निकलकर अस्सी चौराहा, पद्मश्री चौराहा, दुर्गाकुंड होते हुए दयाल टावर से नवाबगंज, पंचायती चौतरा, राम मंदिर, खोजवा पुस्तकालय, खोजवा बाजार होते हुए द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचेगी, जहां पर द्वारिकाधीश के महंत द्वारा आरती के उपरांत यात्रा खोजवा पुलिस चौकी के बगल से विनायका बैजनाथ मंदिर होते हुए रथ यात्रा स्थित बेनीराम बाग पहुंचेगी, जहां पर भगवान रात्रि विश्राम करेंगे।
आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि दिन शुक्रवार को 27 जून से 29 जून 2025 तक रथ यात्रा मेला में भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा के साथ रथारूढ़ होकर 3 दिन तक काशी की असंख्य भक्तों को दर्शन देंगे। उन्होंने बताया कि भव्य रथ यात्रा मेला की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें प्रशासन, न्यासीगण तथा भक्तजनों ने अपना पूर्ण सहयोग किया है। भगवान जगन्नाथ के रथ को रंग रोगन कर तैयार कर लिया गया है। 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला के भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा एवं बड़े भाई बलभद्र को 5 पहर की आरती व भोग प्राचीन परंपरा एवं धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न होगी। वाराणसी प्रशासन एवं ट्रस्ट के सहयोग से मेला क्षेत्र में आने वाले दर्शनार्थियों को सुगम एवं आसानी से दर्शन पूजन कराने की व्यवस्था की गई है। पत्रकार वार्ता को ट्रस्ट के न्यासी संजीव रे उत्कर्ष श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के नवीन श्रीवास्तव, हरीश वालिया, ज्ञानेश्वर जायसवाल, कमलेश तिवारी, डॉक्टर सुशील मालवी, मीडिया प्रभारी राम यश मिश्र, यज्ञ नारायण, हिमांशु राय, दिलीप मिश्रा, अमित त्रिपाठी, देवव्रत मिश्रा, पवन शर्मा, आशु त्रिपाठी, वरदान वालिया आदि उपस्थित थे। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भव्यता दिखता आ सके, और जैसे पूरी में बरसों से हो रहा है, यहाँ 1802 से हमको लगता है 250 साल से लगभग यहाँ नहीं हो रहा है, अनवरत हो रहा है और वही अनवरत होता रहे। आप लोग भी असाधारण आमंत्रित हैं, परिवार से प्रभु का आशीर्वाद लीजिए, भोग लीजिए, प्रसाद लीजिए और कामना करिए कि हिंदुस्तान जो है प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से ऐसे ही दिनों दिन जो तरक्कर दुनिया में नाम कमाता रहे और राष्ट्र की स्थिति मजबूत बनती रहे। क्या लग रहा है जगन्नाथ जी का अभी कितना जो है वहाँ पे जो है जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है, क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, बड़ा सही प्रश्न है। जीर्णोद्धार तो करना ही है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, थोड़ा जीर्ण अवस्था में है, तो हम लोग उसका जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिए हैं और भगवान जगन्नाथ की प्रेरणा से हम उम्मीद भी करते हैं कि हम लोग जीर्णोद्धार कर लें, जरूर करें। डोली यात्रा निकाली जा रही है, 225 साल वर्ष हो गए हैं, इस बार क्या भव्यता रहेगी डोली यात्रा में और कौन कौन लोग शामिल हैं? इस बार हमको लगता है डमरू दल, ध्वजारोहण दल, जगन्नाथ जी के यहाँ जैसे ध्वज लेकर के वहाँ चलती है टीम और कुछ स्पेशल हाँ ताशा ढोल, मतलब हर तरीके से भव्यता की कोशिश की गई। जिस तरीके से जगन्नाथपुरी में होता है 3 दिन यहाँ भी होता है और हमको लगता है हिंदुस्तान में 3 दिन कहीं नहीं होता है, और पूरी कोशिश की जाएगी उसी तरीके से यहाँ भी संपादित। रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अध्ययनरत छात्राओं के सशक्तिकरण हेतु स्मार्टफोन का वितरण किया गया। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु 33 स्मार्टफोन छात्राओं को वितरित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील पटेल, सदस्य विधानसभा रोहनिया वाराणसी तथा विशिष्ट अतिथि शासन द्वारा नामित नोडल पर्यवेक्षण अधिकारी रोहित सिंह, अपर जिला कृषि अधिकारी वाराणसी महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा प्राचार्य प्रोफेसर राम नरेश शर्मा द्वारा मां सरस्वती तथा आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। पुष्पांजलि के पश्चात महाविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत किया गया। कुल गीत के पश्चात अतिथियों का स्वागत किया गया तथा उनको अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह तथा पौधा देकर महाविद्यालय परिवार द्वारा उनका सम्मान किया गया। महाविद्यालय के प्रवक्ता वरुण अग्रवाल द्वारा मोबाइल वितरण योजना के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात अतिथियों द्वारा महाविद्यालय की 33 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। विशिष्ट अतिथि रोहित सिंह ने शासन की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया तथा उन्होंने यह बताया कि सरकार प्रदेश में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान कर रही है ताकि उनको वर्तमान समय अनुसार अध्ययन करने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने स्मार्टफोन के लाभ और हानि दोनों के बारे में बताया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील पटेल, सदस्य विधानसभा रोहनिया ने छात्राओं को मोबाइल वितरित कर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि इससे छात्राओं को उच्च शिक्षा में काफी लाभ होगा। उन्होंने स्मार्टफोन को वर्तमान समय की जरूरत बताया तथा छात्राओं को प्राप्त स्मार्टफोन से उच्च शिक्षा में लाभ लेने को कहा। अध्यक्षीय उद्बोधन में महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रोनी वर्मा, महामंत्री भाजपा वाराणसी प्रकाश पटेल जी, पार्षद सुजाबाद अमित सिंह पटेल, ग्राम प्रधान रमना डॉक्टर अरुण दुबे, डॉक्टर सुनीति गुप्ता, दीपक गुप्ता, डॉक्टर प्रतिमा राय, लवकेश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राम नरेश शर्मा ने सभी अतिथियों, छात्राओं, पत्रकार बंधुओं एवं उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। स्मार्टफोन पाकर महाविद्यालय की छात्राएं काफी प्रसन्न हुईं। गुरुधाम स्थित इस्कॉन मंदिर में 3 दिवसीय जगन्नाथ महोत्सव का आयोजन किया गया।
गुरुधाम स्थित इस्कॉन मंदिर में बुधवार से 3 दिवसीय जगन्नाथ महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को प्रथम दिन शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक कीर्तन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद 6:30 बजे से 8 बजे तक प्रवचन का कार्यक्रम एवं शाम 8 बजे से प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन 26 जून गुरुवार को सुबह 7:30 बजे प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। दोपहर 1 बजे से प्रसाद का कार्यक्रम चलेगा और दोपहर 3 बजे से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा गुरुधाम स्थित इस्कॉन मंदिर से निकलकर जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी, जिसमें लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। इसी क्रम में 27 जून को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक कीर्तन का कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। फिर 7 बजे से 8 बजे तक कथा किया जाएगा, जिसके प्रवक्ता वासु श्रेष्ठ प्रभु रहेंगे और शाम 8 बजे से महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। जगन्नाथ जो है आते हैं सब भक्तों को एक उत्साह देने के लिए। तो बोलते हैं कि जैसे कलयुग के जीव जो है ना, वो बड़े ही मतलब उनके पास समय के बहुत अभाव है। तो भगवान उस समय जगन्नाथ जो हैं वो रथ पे आते हैं, मतलब अपना मंदिर जो छोड़ करके वो आते हैं दर्शन देने के लिए। तो भक्तों को मतलब कि बोलते हैं कि आना चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान ये चाहते हैं कि भक्त हमारे पास आए दर्शन के लिए। उपभोक्ता कल्याण परिषद के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। उपभोक्ता कल्याण परिषद के सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन मिंग गार्डन रविंद्रपुरी कॉलोनी में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि उपभोक्ता कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूप सिंह पाल ने कहा कि मध्यम वर्ग और ग्रामीण स्तर के लोगों को खाद्य पदार्थों में मिलावट की सामग्री व्यापक स्तर पर बाजारों में पहुंचाई जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से इसके विरुद्ध अभियान चलाने की मांग की है। संरक्षक कृष्णा कुमार गौतम ने कहा कि बदलती स्मार्ट टेक्नोलॉजी आज उपभोक्ताओं के लिए छलावा बनता जा रहा है। बदलते वैश्विक बाजार में लोगों को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बाजार में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता ठगी का शिकार न हो सके। राष्ट्रीय सचिव संजय श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के तहत अधिकार मिले हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में उनका शोषण हो रहा है। अतः उपभोक्ताओं को ऑनलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहिए। उपभोक्ता कल्याण परिषद व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच सामंजस्य का काम करेगी। परिषद के राष्ट्रीय निदेशक कैलाश कुमावत ने कहा कि मिलावट, घटतौली, कालाबाजारी, भयानक विज्ञापन और ऑनलाइन शॉपिंग शिकायतें मिल रही हैं। उपभोक्ता कल्याण परिषद लोगों को जागरूक और संगठित करके इसका मुकाबला करेगी। इस कार्यक्रम का संचालन गजलकार सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने और धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी गंगा साहेब पांडे ने दिया। सक्रिय कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के कई लोग, प्रदेश के पदाधिकारी गण यहाँ आए हुए थे और उन्होंने अपनी बातों को यहाँ के लोगों के सामने रखी, जिसमें प्रमुख जो जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, उपभोक्ताओं को तौल के नाम पर फंसाया जा रहा है और बहुत सी महंगाई है, आज विषयों पर यहाँ पर आज चर्चा हुई और हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि शीघ्र ही बनारस में जिला, शहर, वार्ड कमेटियों का गठन उपभोक्ता कल्याण परिषद की शाखा के रूप में किया जाएगा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यहाँ के समाप्त होता है। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।